मैंने जुमला कह दिया, कोई दिक्कत नहीं लगी, कोई ज़हमत नहीं हुई। करबला वालों, काश हम तुम्हारे साथ होते तो तुम्हारी साथ हम भी मुसाइब बर्दाश्त करते और कामयाबी मिलती। बहुत आसानी से कह दिया गया, कोई मुश्किल नहीं कहने में, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान है, अमल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इंसान ये सोच कर ये कह दे कि काश हम होते, क्योंकि अब तो 1400 साल गुजर गए, न दोबारा करबला होगी, न हमें साथ देना पड़ेगा, लिहाजा कहने में क्या हर्ज है। अभी कहने में क्या हर्ज है। काश हम वाजिद शाह के साथ होते तो हम भी उनकी मदद करते। अब न वाजिद शाह कभी होंगे न कभी मदद की मौका मिलेगा। तो इसको साबित करना होगा। और किस तरह से साबित करना होगा कि जालिम के मुकाबले में खड़ा होना होगा और मजलूम का साथ देना होगा, हक का साथ देना होगा, बातिल की मुखालिफत करना होगी। आज भी हम हुसैनी बन सकते हैं और आज भी हम यजीदी बन सकते हैं। अगर हक का साथ दो तो आज हुसैनी हो, और अगर बातिल का साथ दे रहे हो तो आज भी बातिल का साथ देने वाला यजीदी कहना है। ये मतलब है कि काश हम होते, ये नहीं। बहुत आसान है साहब। किसी साहब के बारे में मालूम है, मिसाल पेश करते हैं, किसी साहब के बारे में मालूम है कि उनको 10,000 रुपए की ज़रूरत है, तो लिहाजा अब जहाँ मैंने दूर से आते देखा उनको, जल्दी से दूसरे रास्ते से कट लिया, कहीं मुझसे ना मांग ले, कहीं मुझसे तलब न कर लें। जब मुझे ये खबर हो गई कि नहीं, हमको 10,000 का इंतजाम हो गया है और उनका वो कर्जा जो उनका था, बेचारे परेशान थे, वादा हो गया है, तो अब जैसे ही उस सामने से आने लगे, मैं खुद आगे बढ़ा और जल्दी से उससे हाथ मिलाया। अरे मालूम है कि कोई आपको मुश्किल थी, सुना आपको कुछ ज़रूरत थी? कहाँ ज़रूरत तो थी। अरे मुझसे क्यों नहीं कहा आपने? क्योंकि अब मालूम हो गया कि उनकी ज़रूरत पूरी होगी। अरे मुझसे क्यों नहीं कहा आपने? अरे मुझको गैर समझा आपने? मुझसे तो कहा होता, मैं आपकी ज़रूरत पूरी करता। और अगर उन्होंने कह दिया कि 9,900 तो अदा हो गए, 500 भी बाकी हैं, अरे यार थोड़ी देर पहले कहा होता आपने, और ना भी थोड़ी देर पहले तक तो मेरे पास थे, अब तो मेरे पास नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि बात कहना आसान है कि काश हम होते वहाँ पर, साबित करना मुश्किल है। साबित इसी वक्त होगा कि जब हम हक का साथ दे रहे होंगे और बातिल की मुखालिफत कर रहे होंगे, तब हम साबित करेंगे कि हाँ, हम करबला वालों के साथ होते तो वैसी ही कुर्बानियाँ देते जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वक्त नहीं रहा है, वरना बात तो हमें वैसे जुमे का खुतबा जो पिछला खुतबा है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी बातें मैंने वजाहत कर दी उसमें यूट्यूब पर। जुमे का खुतबा जो है वो अच्छा, हमारे वकील साहब ने जो बात फरमाई है, तो मैं तो समझता हूँ कि अपने पेशे में भी उनको ये आजमाना चाहिए यही चीज़। वकालत में भी कातिल मकतूल दोनों को गले मिला दे, न मुकदमा न कोई पेशी न कुछ, आपस में सुलह हो जाए, सारी वकालत जो है कि ख़त्म हो जाएगी। तो वकालत को नुकसान पहुँच जाएगा, फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, फिर दुकानें बंद हो जाएगी। शर को ख़त्म करने के लिए शरीर को ख़त्म करना होगा, और उसकी मिसाल मैं कुरान से दे रहा हूँ, कुरान से देख रहा हूँ। मस्जिद बनाई थी, मस्जिद बनी थी। मस्जिद काहे के लिए बनती है? नमाज पढ़ने के लिए बनती है। मस्जिद काहे के लिए बनती है? इबादत के लिए बनती है। मस्जिद बनी थी, रसूल ने कहा इस मस्जिद को ढा दो, ये मस्जिद ज़रार है, इस मस्जिद को ढा दो, क्योंकि इसको मुनाफिकीन ने बनवाया है। यहाँ से निफाक फैलाएंगे, यहाँ से फसाद फैलाएंगे, यहाँ से उम्मत में खराबियां फैलाएंगे। जब मुनाफिकों की बनाई हुई मस्जिद ढाई जा सकती है, तो किसी मुनाफिक लीडर को भी कौन से खदेड़ा जा सकता है? जो आके निफाक फैलाए,
नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो वसीम था, जो दोनों वसीम हैं, और वहाँ ये वसीम खान लखनऊ गया था। देखिए, मुनाफिक को जब तक पहचाना नहीं जाएगा, खदेड़ा कैसे जाएगा? लिहाजा मुनाफिक की पहचान भी ज़रूरी है कि कौन निफाक फैला रहा है। उसके बगैर, उसके दिफाक से, उसकी साजिशों से कौम नहीं बच सकती है। लिहाजा पहचानवाना ज़रूरी है। दोस्त को पहचानते हो तो साथ साथ दुश्मन को भी तो पहचानो। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो वो जो दोस्त बनकर पहलू में आकर बैठ जाए। सबसे ज़्यादा नुकसान वो पहुंचाता है कि जो निफाक की नकाब जो अपने ऊपर ओढ़े हो और कौम का हमदर्द अपने को कह रहा, सबसे ज़्यादा नुकसान वही पहुंचाता है। दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाता कि जितना मुनाफिक जो कौम के अंदर शामिल हो जाए वो नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा हमारा फरीज़ा है कि जो दूर के दुश्मन है उससे भी मुकाबला करे, और जो पहलू में कौम के अंदर बैठे मुनाफिक है उनका भी मुकाबला किया जाए। ये पॉलिसी सही नहीं है कि भाई गले मिला ली जाए हर एक को, चाहे वो मुनाफिक हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो, क्योंकि उससे वो नुकसान पहुंचाते रहेंगे वो, और हमेशा कौम की जड़ें खोदते रहेंगे वो, अगर हम मुनाफिकों को नहीं पहुंचा देंगे। आप देखें कि जितने मुकदमे लखनऊ में जाकर देख लो, आप वकील साहब हैं, आप जाकर देखिए, जितने भी मुकदमे 40 साल में लगे हैं, 40 साल से तहरीक 79 से हमारी तहरीक चल रही है, 79 से तहरीक हमने चलाई है आज़ादारी के सिलसिले में। आज 2021 में जोड़िए कितने साल हुए? 42 साल। 42 साल से हम तहरीक चला रहे हैं, लेकिन उधर के एक मौलवी ने कभी 42 साल में हमारा साथ नहीं दिया। एक मौलवी ने ना हमारे वालिद का साथ दिया, ना हमारा साथ दिया। और उसका सबूत और दलील वकील है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जाकर देखें कि जितने मुकदमे पुलिस ने कायम किए हैं वो सब हम लोगों पर कायम किए हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा मुकदमा भी नहीं है। जाइए जाकर अदालत में देख लीजिए, एक नन्हा सा मुकदमा भी उन पर हो, कोई मामूली सा भी हो, कुछ कभी कोई मामूली सा, जैसे जो छोटे छोटे मुकदमे होते हैं वो जो एहतियाती तौर पर जो लगवाए जाते हैं, वो भी सब हम पर। मेरे फुफीजाद भाई शबीर शमसी पर 18,307 के मुकदमे हैं, 18,307 के मुकदमे हैं। वो कहता है कभी कभी मजाक में कि मुझे शर्म आ रही है, 18 मरतबा मैंने कत्ल करने की कोशिश की और कभी कत्ल ही नहीं कर पाया मैं। 307 के 18 मुकदमे हैं, लिस्ट मेरे पास मौजूद है। और उधर एक छोटा सा मुकदमा भी नहीं। इसका मतलब है कि वो हुकूमत के साथ है तभी तो कोई मुकदमा नहीं है, और हम हुकूमत के सामने सीना सिपर है, इसलिए सारे मुकदमे हम पर है। तो इसको एक तराजू में न रखिए और एक पल्ले में दोनों को न तोलिए। ये देखिए कि गद्दार कौम कौन है और ये देखिए वफादार कौम कौन। गद्दार और वफादार को एक ही तराजू में लेकर न तोलिए आप। लिहाजा हमें ज़रूरी है कि हम गद्दारों को पहचानें। लिहाजा इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है और इस पर आप हज़रात का ताउन ज़रूरी है। और अगर आप लोग साथ न देते और यहाँ के उलमा साथ न देते तो मेरी क्या हैसियत थी कि मैं अकेले शाह मर्दा को खाली करवा लेता। ये यहाँ के मोमिनीन ने साथ दिया, बुलंदशहर के इलाके के मोमिनीन ने साथ दिया, मुरादाबाद के मोमिनीन के इलाके के मोमिनीन ने साथ दिया, मुजफ्फरनगर के इलाके के मोमिनीन ने साथ दिया, मेरठ के इलाके के मोमिनीन ने साथ दिया। और तब कहीं जाकर शाह मर्दा की दरगाह आज़ाद हुई, तब कहीं जाकर आज़ाद हुई। और एक आज ही आया, एक किसी का आया कि साहब वो तो बेचारा कुछ भी नहीं जानता था, अहमद पटेल, उसके तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो मैं वाक़या पूरा सुना दूँ, अपनी बात मुकम्मल कर दूँ कि पहली बात तो यह है कि एक साहब, वही साहब कहते हैं कि साहब कुंजी हमने दिलवा दी, कुंजी दिलवा दी, छोटी दरगाह की कुंजी दिलवा दी। अच्छा, वहाँ इससे अब मैंने कहा था, इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो कभी छोटी करबला गए ही नहीं, क्योंकि छोटी करबला में कहीं दरवाज़ा है ही नहीं कि जिसकी कुंजी की जरूरत हो। वहाँ डिस्प्यूट है दीवार का। उन बेचारे को ये भी खबर नहीं कि डिस्प्यूट किस बात का है। वो कहते हैं हमने कुंजी दिलवा दी। अरे कुंजी क्या दीवार में लगाई जाएगी? वहाँ तो दीवार का डिस्प्यूट था और उसके बाद दीवार उन्होंने
बीच में खड़ी कर, बड़ी गड़बड़ा छोटी गड़बड़ा के दरमियान में उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। फिर उससे चहलुम के दिन वो दीवार गिराई गई। उसके बाद दोबारा फिर वो दीवार उन्होंने उठाई। मैंने लखनऊ से ऐलान किया कि मैं सुबह को आकर अपनी गिरफ्तारी दूंगा। लखनऊ से ऐलान किया सुबह को गिरफ्तारी दूंगा। तो रात के 2 बजे अहमद पटेल साहब का फोन आता। अगर उनका कोई ताल्लुक नहीं था तो फोन क्यों आ रहा है? रात में 2 बजे अहमद पटेल साहब का फोन आया कि आपका क्या मुतालिबा है। हमने कहा वो दीवार जो है बड़ी और छोटी करबला के दरमियान में जो बना दी गई है वो गलत बनाई गई है। कहा कि अच्छा आप उससे बात कर लीजिए, हम उससे बात करवाते हैं आपकी, जो उस वक्त वज़ीर आला थी शीला दीक्षित। एक 15 मिनट बाद शीला दीक्षित साहिबा का फ़ोन आया उसी रात में 2 बजे कि आप क्यों चाहती हैं, आप अपना आना मुलतवी कर दीजिए, अपनी गिरफ्तारी मुलतवी कर दीजिए। मैंने कहा कैसे मुलतवी कर दूँ, वहाँ तो दीवार बन रही है। अब शीला दीक्षित साहिबा ने कहा कि मैं वादा करती हूँ कि अब आगे एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी उस दीवार के ऊपर, अब आगे एक ईंट भी नहीं रखी जाएगी। मैंने कहा आगे ईंट रखने जाने का मसला नहीं है, बल्कि जितनी ईंटें रख दी गई हैं उनको हटाना है। लिहाजा ये दीवार पूरी की पूरी गिरवाइए, तब मेरी गिरफ्तारी का प्रोग्राम खत्म होगा। 1 घंटे बाद उनका फोन आया कि हमने पूरी दीवार गिरवा ली। और सुनिए आखिरी जुमले सुन लीजिए कि जिस वक्त शीला दीक्षित ही की हुकूमत थी, सुन ले, जो शाह बरदा के सिलसिले में अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो सुन ले जो मेरे जुमले थे कि जब शीला दीक्षित ही की हुकूमत थी और उन्होंने गोली चला दी थी वहाँ के ऊपर, दरगाह के ऊपर, आज भी गोलियों के निशानात दरगाह की दीवारों पर मौजूद है जो शीला दीक्षित साहिबा के ज़माने में। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने आंसू गैस के गोले फेंके थे, लाठीचार्ज हुआ था, गोलियाँ चली थी सब। उसके बाद हम लोगों ने मुजाहरा किया था, जो वहाँ का उनका दफ्तर है, जो उनका सदर दफ्तर है, जो सोनिया गांधी का दफ्तर है, वहाँ पर हमने मुजाहरा किया था। और आज भी मेरी वहाँ जो तकरीर उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने कहा था ये शीला दीक्षित, इस पर तुम वजीर आला हो, इस पर दिल्ली की, सुन लो, तुमने करबला के से दुश्मनी ली है, शाह बरदा की करबला से दुश्मनी ली है, लिहाजा तुम सजा से बच नहीं पाओगी, तुम सजा से बच नहीं पाओगी। और मैं पेशीन गोई करता हूं कि चंद दिनों में तुम सियासत के कूड़ेदान में नजर आओगी, इसके अलावा तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। फिर दुनिया ने देख लिया कितने जल्दी उसकी हुकूमत खत्म हुई और उसके बाद वो दुनिया से मलबा भी हो गई, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं सका। लिहाजा जो भी गद्दारी करेगा शाह बरदा के सिलसिले में, इंशाअल्लाह उसका वही हश्र होगा जो शीला दीक्षित का हश्र हुआ था। लिहाजा होशियार हो जाओ, हक का साथ दो, बातिल का साथ न दो, ईमानदारों का साथ दो, चोरों का साथ न दो। अगर तुम ये करोगे तो वाकई